Okay, so let me start our today's experiment that is about the determine the activation energy of acid hydrolysis of ethyl acetate. ठीक है, determination of activation energy. तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी गॉट द activation energy of acid hydrolysis of ethyl. So what are the objectives of today's experiment? That you have to determine, you have to calculate the rate reaction, यानी कि rate constant create करेंगे for acid hydrolysis of ethyl acetate at different temperatures 2 or more, and you also calculate the activation energy of reaction. ठीक है, and what is activation energy? Activation energy is basically the minimum amount of energy which is required for इनिशिएशन ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं किसे हैं? बेसिकली इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to start up a reaction. ठीक है, for you can say that it is the minimum amount of energy which is used for effective coolant भी कह सकते हैं. effective coolants क्या होती हैं? द फ्रूटफुल क्लियन. जैसे हम लोग पहले गैस के मॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं कि कुलियन होती रहती हैं, लेकिन एक रिएक्शन कब स्टार्ट होता है? जब गैस के, अगर हम पर्टिकुलरली गैस की ही बात करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब फ्रूटफुल क्लियन होती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, और उस वक्त उसको जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. अब जो हम एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोगों को पता है. एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस. ठीक है, हम लोगों ने नाम सुना होगा, आर्हीनियस है. ठीक है, बेसिकली उन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, और उनकी इक्वेशन बेसिकली बताती क्या थी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. जो आर्हीनियस की इक्वेशन है वो हमें बताती क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट. तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे क्या है, उसके लिए इसने एक रिलेशन दिया रहा हमें. ठीक है, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, और जब हम वो प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाती है जहां से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो फॉर एग्जांपल, फॉर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या है एथाइल एसीटेट. एथाइल एसीटेट होता क्या है? देखें, एथाइल एसीटेट उसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे एक एथाइल ग्रुप होगा और उसके साथ एक एसीटेट ग्रुप है. ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है. हाइड्रोलिसिस यहाँ पे जब इसकी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यहाँ पे ये बात कंपलसरी है कि आपने एसिड की प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, जो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, और आपको क्या देगा? एसिटिक एसिड और एथेनॉल. ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट. आपको एथाइल एसीटेट का फार्मूला पता चल रहा है. एसीटेट क्या होते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ एथाइल ग्रुप C2H5. इसको एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज किया है. उसकी क्या वजह है? अगर आप एसिड डाल के हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, इट एक्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट, और आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? इट्स वेरी रैपिड एंड फास्ट. आप लोगों को यहाँ पे सामने ये इक्वेशन नजर आ रही है. अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसका रेट कांस्टेंट लिख के दिखाएं तो आप क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, सो रेट रिएक्शन इक्वल टू के. हेयर दैट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती हैं किसको? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को. तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं? यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं, एक एथाइल एसीटेट और एक वाटर. तो इन दोनों की कंसंट्रेशंस का जो प्लस है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. बट ये असल में यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्पीशीज है रिएक्टेंट्स में. बट ओरिजिनली यहाँ पे क्या होता है? इट इज नॉट द फर्स्ट ऑर्डर, इट इज नॉट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज था, वो भी हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। ठीक है, तो सिमिलरली एथाइल एसीटेट के साथ भी सेम केस है। एथाइल एसीटेट के अंदर भी वाटर हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन वाटर लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है और उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो थ्रू आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। तो इसलिए ओवरऑल जो आपका रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब वो किसी एक कंसंट्रेशन डिपेंड करता है तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और करंटली केस में इनिशियली हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से दो तरह के रिएक्टेंट हैं, लेकिन वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से एज सच इफेक्ट नहीं करता। तो टोटल जो ओवरऑल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एथाइल एसीटेट की प्रेजेंस में जो है वो उसको ही अफेक्ट करता है। अब अगर एथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस देखें तो वो देखें किसमें कन्वर्ट होता है, वो दो चीजों में, वन इज द एसिटिक एसिड एंड अदर इज द एथेनॉल। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से। और जो अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है दैट विल इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा दैट विल इक्वल टू द पर मिनट। के का यूनिट क्या होगा, पर मिनट, क्योंकि हम लोग के का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। आप देखें यहाँ पे के है, के के साथ कंसंट्रेशन है, रिएक्शन वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी के यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो क्या लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और बाय मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन का होता है, तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कट जाएंगे तो के हमारे पास क्या रह जाएगा, पर सेकेंड। और पर सेकेंड किसका यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंडली हमने यहाँ पे बात करनी है आर्हेनियस की इक्वेशन की। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एक्टिवेटिव कम्प्लेक्स फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो इसको हम सादे अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर collision between the reactant for the formation of product। तो आर्हेनियस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी थी और उनकी इक्वेशन हमें क्या बताती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक जनरल बात ये कहते हैं कि एज यू इंक्रीज द 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर 10 टाइम्स रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, इफेक्टिव जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इफेक्टिव क्लूयन, नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लूयन इंक्रीज होंगी, जल्दी एक्टिवेटिव कम्प्लेक्स बनेगा तो जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वजह है कि जैसे जैसे आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पे आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या होता है, वो फास्ट होता है। सो आर्हेनियस की इक्वेशन के मुताबिक, आर्हेनियस की इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है, इट विल इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, ए माइनस ई, जो ई ए है ओवर 2.303 इंटू आर टी। ये बेसिकली हमारे पास आर्हेनियस की इक्वेशन है। इसमें जो अगर आप लोगों ने लॉग लिखा है, इसको अगर हमने लॉग के बगैर भी लिखना है हम वैसे भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू ए। ठीक है, और लॉग को खत्म करेंगे तो हमें बेस पावर लिखनी पड़ेगी यानी कि स्मॉल ई, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर 2/3 आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। के हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। ई ए हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये किसके नीचे डिवाइड हो रही है, 2.303 हमारे पास कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, और टी हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, ये इक्वेशन आर्हेनियस ने दी थी, और इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो एक स्लोप जनरेट होती है, जब आप एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, लॉग के यानी कि रेट कांस्टेंट एंड टाइम,
सॉरी टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर 1/T के दरमियान एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। एट द एंड हम वो देखेंगे भी कि उस प्लॉट की क्या शेप है। बेसिकली वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही जनरेट होती है, और उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, उस स्लोप की वैल्यू से हमें क्या पता चल जाता है, उस स्लोप की वैल्यू से बेसिकली हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता चलती है। अगर आप यहाँ पे ये देखें कि इस करंटली इक्वेशन में हमारे पास जो यहाँ पे ई ए है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं कलर कर दूं, ई ए क्या है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाए, मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंजेस पता चल जाए, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें एक थर्मोस्टेट चाहिए क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन करना है, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पाइपेट, स्टॉप वॉच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एथाइल एसीटेट, फिनोफ्थलीन, एंड लास्ट वन इज यू नीड आइस, ठीक है। तो ये वो तमाम बेसिक मटेरियल था जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर की तरफ फोकस करते हैं, हमने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने 0.5 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन बना लेना है। हाउ यू प्रिपेयर 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन, यू नो वेरी वेल। आपके पास ओरिजिनल मोलैरिटी कितनी होती है, हमारे पास 11.9 मोलर होती है। तो मोलर और नॉर्मल बोथ सोल्यूशन आर द सेम फॉर HCl। तो आपने उसका 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन बना लेना है, मोलर बना लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। और आपने उसका 0.5 मोलर के 3 डिफरेंट फ्लास्क के अंदर 100 ml मेजर करके 3 डिफरेंट फ्लास्क लग लेनी है, ठीक है। इस करंट एक्सपेरिमेंट में आपको पता है हम यहाँ पे बात की है कि डिफरेंट टेम्परेचर, तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे रन करना है। एक्सपेरिमेंट सेम होगा, प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। तो इसलिए आपने HCl को प्रिपेयर किया, 3 डिफरेंट जो फ्लास्क हैं उसके अंदर आप लोगों ने उसको डाल दिया है, और आपने वो फ्लास्क से 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे सेट कर दिए हैं, 30, 35 एंड 40 डिग्री, ठीक है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो इतना अटेन हो जाए। फिर आपने एक अलग सेपरेट बॉटल्स के अंदर अपना एथाइल ईस्टर ले लिया, ठीक है। एथाइल ईस्टर की भी आप लोगों ने 100 ml ही ले लेना है क्योंकि इक्वल अमाउंट रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आपने उसको भी थर्मोस्टेट पे रख दिया ताकि उसका टेम्परेचर भी ईच फ्लास्क का, जो पहली फ्लास्क है उसका 30, सेकंड का 35 और थर्ड का 40 डिग्री मेंटेन हो जाए। टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स 30 मिनट आप चेक कर सकते हैं थर्मोस्टेट से। देन आपने क्या करना है, आपने 10 ml एस्टर के लेने हैं, और रिस्पेक्टिव जो फ्लास्क है HCl की, जिसके अंदर HCl की अमाउंट परसेंट है, आपने क्या करना है कि उसको उसके अंदर, यानी कि आपने उसका रिएक्शन स्टार्ट कर देना है। हम लोगों ने पहले ये बात की है कि इस तो आपके पास मौजूद है, एथाइल एसीटेट चलेगा तो क्या होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। तो एथाइल एसीटेट आपने जो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, यानी कि 30 का 30 पे, और HCl का भी टेम्परेचर मेंटेन, अब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने फिर एथाइल एसीटेट को HCl आहिस्ता से पोर आउट करना है, ठीक है। जब आप उसको पोर आउट, आपका यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन आपने जो एथाइल एसीटेट है उसको आपने कर दिया है, ड्रेन कर दिया है, तो आप क्या करें, आप अपने स्टॉप वॉच ऑन कर दें और आप देखें, उसको शेक करें, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन करने का क्या मकसद है कि आपको टाइम पता चले कि कितना मिनट, कितने सेकंड्स लगे हैं आपके रिएक्शन को जैसे स्टार्ट होने में, ठीक है। तो जैसे ही आपने सारी ड्रेन कर देंगे एथाइल एसीटेट, इमीडिएटली आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, और आपने वहां से कुछ अमाउंट लेनी है। इमीडिएटली यू टेक 5 ml या 5 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है, ठीक है। आपने उसको कॉनिकल फ्लास्क में सेपरेट कर दिया है। उसके बाद आपने उसके अंदर 20 ml आइस कोल्ड वाटर डाल दिया है। आइस और कोल्ड वाटर का पर्पस क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने आइस क्यों डाली है।
रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, आप जरा इसको आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया जब टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, एथाइल एसीटेट और के अंदर को हमने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जैसे ही आप एथाइल एसीटेट को डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल टाइम जीरो पे आपने फौरन से जब रिएक्शन आपने पोर कर दिया है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आपने अपना सैंपल लिया और उसके अंदर आप लोगों ने क्या डाल दिया, आइस या कोल्ड वाटर। उस क्या पर्पज है, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एथाइल एसीटेट जोन सी है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि इफेक्टिव फ्लुएंस ही नहीं हो रही, इसलिए वो वहां पे आपका रिएक्शन सीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आपका सीज हो गया और आपका जो सैंपल है वो आपने रिएक्शन मिक्सचर में से कब लिया, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, यानी कि अभी आपका रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा। आप उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइम जीरो पे आपने लिया और वहां पे आपने इसको रिएक्शन को निकाल के इसके अंदर आइस डाली। आइस डालने से क्या हुआ, आपका रिएक्शन यहाँ पे सीज हो गया। ठीक है, और बाकी आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, वो अभी आपका कंटिन्यू है। अब आपने ये जो 5 ml सैंपल के लिए हैं, इसमें आपने क्या करना है, इसकी आप लोगों ने करनी है टाइट्रेशन। कौन सी टाइट्रेशन करेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होती है। अब देखें, आपने जो सैंपल लिया है उसके अंदर एसिड मौजूद है, HCl एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट में। आपके सैंपल में HCl मौजूद है, आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करनी है, आप लोगों ने देखना है कि कितना अभी तक जो हाइड्रोलिसिस है, वो जो एसिड है वो कितने हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। टाइट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका टाइट्रेंट है। और टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी मोलैरिटी आपको पता होती है, और उसको ब्यूरेट, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने मोलैरिटी सेट की है, दैट इज द 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ब्यूरेट में ले लेना है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने वो सैंपल लिया, उसके अंदर आपने फिनोफ्थलीन के 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड किए। फिनोफ्थलीन क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, जो एसिड में कुछ कलर देता है और बेस में कुछ कलर देता है। एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देता है, इट बिकम कलरलेस। लेकिन बेस के अंदर ये कौन सा कलर देता है, इट विल गिव पिंक कलर इन बेस। तो देखें, आपके सैंपल के अंदर एसिड मौजूद है, तो जब आप 1 से 2 ड्रॉप के फिनोफ्थलीन के डालेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जो रिएक्शन है, जो सैंपल है, वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, फिर आप इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक आपकी फ्लास्क के अंदर पिंक परमानेंट कलर अटेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो पिंक कलर है, जब वो अटेन होगा, इसका क्या मतलब होगा कि तमाम जो एसिड है अब वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं बेस के साथ। तो दैट इज योर एंड पॉइंट। वहां पे आप अपना ब्यूरेट बंद करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड द टाइट्रेट वैल्यू, जो आपकी आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आई होगी कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ है, उसको हम टाइट्रेट कह रहे हैं ना, टाइट्रेंट। तो उसकी आप वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको हम कहेंगे कि दैट इज द वी नॉट, यानी कि इसका ये वी नॉट वॉल्यूम है, और वो किस टाइम पे है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू T0, यानी कि बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसी तरह आपने जो एथाइल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर बना, वो कंटिन्यू डिफरेंट इंटरवल्स के साथ 5 मिनट के बाद आप दोबारा उसके अंदर से सैंपल लें, और उस सैंपल लेने के बाद फौरन से उसके अंदर आप लोगों ने कोल्ड वाटर या आइस डाल देनी है। रिएक्शन सीज करना है 5 मिनट के बाद। अगेन उस सैंपल का आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसकी टाइट्रेशन करनी है। ठीक है, और उसकी वैल्यू ले लेनी है। वो आपकी जो आपकी टाइट्रेट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो VT होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना टाइट्रेंट यूज हुआ है। इसी तरह रिएक्शन कंटिन्यू करना है, 10 मिनट के बाद दोबारा से सीज करना है। आपने 20, 30, 50 अप टू 100 लेना है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर टेम्परेचर 1। अब हमने यहाँ की फ्लास्क सेट की है, ये सारा प्रोसीजर जो अभी तक हमने किया है, फ्लास्क है उसको लिया, उसके अंदर आपने थाइल एसीटेट जो 35 डिग्री पे मेंटेन हुआ है, और जो आपका 35 डिग्री पे
उनको कंबाइन करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने वो रिएक्शन स्टार्ट 5 ml सैंपल ले लें, उसके अंदर ऑपरेशन करें। ठीक है, इसी तरह फिर रिएक्शन को कंटिन्यू होने, सिमिलरली 10 मिनट्स के बाद 15-20 के साथ आप लोगों ने ऐसे करना है और हर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, 45 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके उसको रिएक्शन को करना है। सीज करने के बाद आपने टाइट्रेशन करनी है, किसके फेनोल्फथालीन डालना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम नोट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह 5 मिनट किया, अपनी जो रिस्पेक्टिव रिएक्शन थे उनको कर लिया। ठीक है, जो टाइट्रेंट की वैल्यू वी टी कंसीडर होगी, वो वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये करने लोगों ने क्या करना है, आपने तीनों फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो आपने बढ़ा के 65 डिग्री तक कर देना है। क्यों, ताकि जितना भी अगर कोई अब हाइड्रोलिसिस रह गई है और फिर आप लोगों ने 65 डिग्री पे जो रिएक्शन को हीट करने के बाद उसको कूल डाउन करना है और उसके बाद दोबारा से 1 बाय 1 उन तीनों फ्लास्क के अंदर से आप लोगों ने सैंपल लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने टाइट्रेशन करनी है। और उस वक्त जो आपकी टाइट्रेशन पे टाइट्रेंट की वैल्यू आएगी उसको आप कहोगे वी इंफिनिटी। वी इंफिनिटी का क्या मतलब है कि अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम है जब आपकी तमाम हाइड्रोलिसिस हो चुकी थी, इन्फिनिट टाइम के बाद वहां पे हाइड्रोलिसिस जो हुई थी वहां पे उसको हमने कह दिया डेट विल इज इक्वल टू वी इंफिनिटी। ठीक है, और इस तरह आप लोगों ने तमाम की तमाम वैल्यूज को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मैं दोबारा से प्रोसीजर रिपीट कर देती हूँ आपको। हमें यहाँ पे जो केमिकल है वो एक HCl चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और एथाइल एसीटेट चाहिए। ठीक है, सोडियम जो हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो सा हमारे HCl, इसका हमने 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन बना के 3 डिफरेंट फ्लास्क में डाला है। 30, 35, 40 डिग्री एडजस्ट कर लिए हैं टेम्परेचर। सिमिलरली हमने एथाइल एसीटेट भी 30, 35 एंड 40 डिग्री पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, जो एक टेम्परेचर के साथ ट्रीटमेंट है वो बाकी तमाम टेम्परेचर के सेम ट्रीटमेंट रिपीट किया जाएगा। जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, एथाइल एसीटेट को HCl की फ्लास्क में डालना है तो रिएक्शन स्टार्ट। रिएक्शन स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि जो एथाइल एसीटेट है उसने हाइड्रोलिसिस स्टार्ट, यानी कि उसने कन्वर्ट होना है, शुरू होना है इसके अंदर अंदर अल्कोहल के अंदर, एथाइल अल्कोहल के अंदर, साथ में एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप रिएक्शन डालेंगे, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज होगा रिएक्शन पे, आपने वहां से सैंपल लेना है, सैंपल के अंदर कोल्ड वाटर डालना है, रिएक्शन को सीज करना है और उसकी टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेशन करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यू नीड फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो बेस के अंदर पिंक कलर देता है, लेकिन एसिड के अंदर ये कौन कलर देता है, इट विल बिकम कलरलेस। तो जैसे आप अपने सैंपल में इंडिकेटर डालेंगे कोई कलर नहीं आएगा। आप इसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या होगा, पिंक कलर अटेन होगा। जैसे पिंक कलर आएगा आपने ब्यूरेट बंद करनी है, रीडिंग नोट करनी है। तो जो टाइट्रेंट का उस वक्त वॉल्यूम है, चूंकि अभी बिल्कुल आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे टाइम आपका 0 है, तो ये कौन सा वॉल्यूम होगा, इट विल इज इक्वल टू V0। ठीक, इसके बाद कंटिन्यू है, आपने 5 मिनट के बाद सैंपल लिया, रिएक्शन को सीज करवाया, उस और रेगुलर के बाद सैंपल लेने हैं, रिएक्शन को सीज करवाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट। ठीक है, इसी तरह ये तो आपने किया 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 45
के लिए भी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। 50 और जो 65 डिग्री कर देना है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, करनी है। तो वहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कंज्यूम होगा उसको हमने कह दिया दैट विल इज इक्वल टू द वी इन। सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। ये करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में देखें जी, सबसे पहले आप 30 के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने पहले कॉलम में टाइम ले लिया है, दूसरे कॉलम में टाइट्रेट की वैल्यू। टाइट्रेट याद रखना है, टाइट्रेट क्या है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। टाइट्रेट भी इसे कहते हैं, टाइट्रेंट भी कहते हैं, और जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है उसको हम टाइट्रेट या टाइट्रेंट कहते हैं। एंड इट विल टेकन इन द ब्यूरेट। तो 0 डिग्री पे वो आपने लिख लेना है, और वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वी, हमारे पास वो क्या होंगे, वो हमारे पास वी टी होंगे, ठीक है। ये भी वी टी होगा, ये भी वी टी होगा, वी टी होगा। इन्फिनिटी टाइम पे जो उसका हमें का वॉल्यूम पता चलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा इन्फिनिटी के, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरह के वॉल्यूम है, 3 तरह के। एक हमारे पास है वी नॉट, ठीक है, जो बिल्कुल 0 टाइम पे लिया गया। एक हमारे पास है वी टी, जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लिया गया, और एक हमारे पास है वी इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेकंड सॉल्व हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ये जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने आगे इसको फर्दर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करनी है वी नॉट माइनस वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, यानी कि वी इन्फिनिटी में से आप पहली वैल्यू को माइनस कर दें, हमारे पास वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। और ये सिर्फ आपका फर्स्ट वन जो यहाँ पे रो है ना, थर्ड कॉलम की, सिर्फ वो फिल होगी, ठीक है। और जो वी इंफिनिटी वी नॉट है, वो आपके पास वी नॉट की वैल्यू है, वी इंफिनिटी में से वी नॉट को माइनस करें, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, इट विल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। ऑर्डर होता है उसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, देन दैट विल बी इक्वल टू द, इसको हम लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग के, लॉग के यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, इट विल बी इज इक्वल टू द लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये उसकी जो एक जनरल फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, उन पे जो उसकी कंसंट्रेशन है उसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें हम लिखेंगे वी इंफिनिटी माइनस वी टी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, k इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है k इज इक्वल टू 1/t लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह हम टेम्परेचर है, टाइम है हमारे पास, 1/t की वैल्यू आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कॉलम नंबर 3 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉलम नंबर 4 है। इसको पुट करके आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो के है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज था, उसके अंदर हम लोगों ने इसकी इक्वेशन को ड्राइव करके देखा था। तो सेम इक्वेशन है दैट के इज इक्वल टू 1/t लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पे एट 30 डिग्री। सिमिलरली जो सेम टेबल है ये हम रिपीट करेंगे किसके लिए, 35 डिग्री के लिए,
ठीक है, आपके पास वैल्यूज हैं। इसी तरह 45 डिग्री के लिए रिपीट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो हमारे पास एंड वाले कॉलम में के है, के पर मिनट, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आपको पता है ऑफ इथाइल एसीटेट हमारे पास सीडो, उसका यूनिट क्या होगा, पर, यहाँ पे मिनट्स में पर मिनट पर सेकंड कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया है कि K इज इक्वल टू 1/T log नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड आउट करेंगे, कॉलम नंबर 4 से कंसंट्रेशन ऑफ फाइंड आउट करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट 35 डिग्री। ठीक है, तो यह रिलेशन है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी यही की थी। रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना आपको अब आ चुका है। इसी तरह 40 डिग्री के लिए करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यू टू प्लॉट डेटा ई टेम्परेचर में आपने प्लॉट ड्रॉ कर, ये बेसिकली जो वॉल्यूम है ये हमें क्या, कंसंट्रेशन इंफिनिटी टाइम, यानी कि एट फाइनल स्टेज और टी के दरमियान एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्लोप ऑफ वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, उसको हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास एक और टेबल जनरेट होगा यहाँ पे। आप देखें कि इस टेबल में सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में है, टेम्परेचर पहला हमारे पास टेम्परेचर था 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 270 आर्हीनियस की इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किसके अंदर यूज होते हैं, वो केल्विन। 3508 केल्विन, जो हमारे पास 40 डिग्री है, 40 के अंदर जब हमने 270 केल्विन, तो ये जो हमने टेम्परेचर है ये केल्विन में कन्वर्ट किए हैं। 1/G है हमारे पास, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। हमारे पास टेबलर पे आप उसका मीन ले, डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आप उसी उसका कैलकुलेटर से लॉग ले लें तो आपका ये टेबल भी प्लॉट ड्रॉ करेंगे ए के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास नेगेटिव जो हमारे पास लो डाउन स्लोप है वो कुछ इस तरह आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि वो इंक्रीज होती थी, लेकिन यहाँ पे जो आर्हीनियस की इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होता है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इधर हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। एक तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास लाइन जनरेट होता है वो हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है आर्हीनियस ने और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने हमारे पास अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आई हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनका हमने लॉग लिया, लॉग के हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे obtained a नेगेटिव स्लोप। ठीक है, हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप आई है और अगर आप देखें कि जो नेगेटिव स्लोप, जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज मेजर्ड, को मेजर कर सकते हैं और जो स्लोप की वैल्यू इट विल इज इक्वल टू 2.303 R।
ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आई है। इसमें से अगर आप लोगों ने स्लो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ई है, ई ए है, तो आप इसको सेपरेट कर लें 3.203, ये उधर चला जाएगा, आर भी उधर चला जाएगा, तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। और इधर माइनस साइन नहीं डाला तो एज सच इधर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी जारी बात है जॉल्स में ही कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पे जो स्लोप है का यूनिट क्या हमारे पास बनेगा, स्लोप का यूनिट हमारे पास केल्विन बनेगा। क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी होती है जूल पर मोल, ठीक है, और 2.303 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, आर के यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, तो जूल पर मोल काट के पर केल्विन बच गया और वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा, के दैट इज द केल्विन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। हमने यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पे आप अपने रिजल्ट मेंशन कर लें कि 30 डिग्री के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या आया था, 35 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, और एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। यहाँ पे जो इस इक्वेशन में जो पर्टिकुलर फोकस है वो आपका किस पे होना चाहिए, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यूज पता है। हमने जो लास्ट लेक्चर्स किए हैं उनके अंदर भी हम लोगों ने रेट किया है, अगर आपको याद हो। रेट फाउंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है। हम लोगों ने पोलैरिमेट्री के किया। इस करंट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया है, टाइट्रेशन मेथड के साथ किया है। ठीक है, तो अभी तक आप देखेंगे पर्पस हमारा एक ही था कि वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फाइंड आउट किया है। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे अमाउंट में है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिफरेंट मेथड्स है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हाउ, बाय यूजिंग द पोलैरिमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसी तरह एक लेक्चर के अंदर इसमें देखी थी, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे हम लोगों ने पोलैरिमेट्री कंडक्टोमीटर्स के साथ देखा था। तो कंडक्टोमीटर्स में उसके जो कंडक्शन थी, जो हमारे पास बिल्कुल टाइम जीरो, यानी कि जैसे सी नॉट में से सी इन्फिनिटी को माइनस करते हैं तो हमें ये इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल जाती है। इसी तरह अगर सी टी में से सी इन्फिनिटी को माइनस करते थे कंडक्शन में, तो ये हमें फाइनल कंसंट्रेशन पता चल गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पोलैरिमेट्री का एक्सपेरिमेंट देखा है, उसके अंदर भी एक एंगल था ए नॉट और एक एंगल था ए इन्फिनिटी और एक एंगल था ए टी। अगर आप ए नॉट में से ए इन्फिनिटी को माइनस करते थे तो वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाती थी। सिमिलरली अगर आप लोग ए टी में से ए इन्फिनिटी को एंगल को माइनस कर देते थे तो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन आ जाती थी। और एज सच आप उनको जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसकी जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके अंदर फिट करके अपना ग्राफ जनरेट कर लेते थे। ठीक है, करंट एक्सपेरिमेंट में भी सेम है, सिर्फ हम लोगों ने टेक्निक बदल दी है। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें एक टाइट्रेंट की जरूरत है। टाइट्रेंट करंट एक्सपेरिमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग ब्यूरेट में ले रहे हैं और आप उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं। कैलकुलेट हुए हैं वी इन्फिनिटी, वी टी डिग्री पे, और वी इन्फिनिटी एट इन्फिनिट टाइम पे। वी नॉट में से वी इन्फिनिटी को माइनस करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी। अगर आप वी टी में से वी इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एट इन्फिनिटी फाइनल कंसंट्रेशन है, यानी जिसको आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग उसको, आज का एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि हम लोगों ने इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रन करना है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रन क्यों किया है, क्योंकि हमें आर्हीनियस इक्वेशन को यूज किया था। आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट तो हम तभी देख सकते थे ना जब हम मोर देन वन टेम्परेचर को ऑपरेट करते। इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ऑपरेट किया और वहां पे हमारे पास डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आई और ये अंडरस्टूड फैक्टर है। टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा आपका रेट हुआ होगा। ठीक है, तो ठीक है कि कांस्टेंट एंड 1/T टेम्परेचर में ठीक है, तो ये उसने स्लोप की वैल्यू दी, स्लोप की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी को, तो दिस इज today's theoretical lecture। अच्छा जी, बहुत